पर्यटन नगरी खजुराहो में श्री योग एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खजुराहो एवं सनातन ब्रह्म फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सनातन विचार गोष्ठी सह खजुराहो भ्रमण 2024 का आयोजन किया गया। इस आयोजन के पीछे मकसद विषय यह था कि बच्चों के पाठ्यक्रमों में मौजूद धर्म विमुख करने वाली पाठ्य सामग्री को चिन्हित करते हुए हमारी सनातन संतति की कैसे समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उक्त इस विषय को लेकर 22 नवंबर से 24 नवंबर तक खजुराहो के होटल पायल में उक्त यह संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसके संयोजक पंचम धाम न्यास थाई कंबोडिया भ्रमण दल 2024 के द्वारा यह आयोजन था। उक्त इस आयोजन के संयोजक डॉक्टर राघव पाठक ने अपने विचार रखते हुए कहा कि निश्चित रूप से उक्त इस मंथन के माध्यम से कोई न कोई विचार और निष्कर्ष निकलेगा, जिससे हम इस मकसद तक पहुंचेंगे, जिसके लिए यह विचार संगोष्ठी रखी गई। आयोजन में बुंदेली चुगली के चैनल हेड नीरज सोनी भी यहाँ उपस्थित रहे, जिन्होंने भी अपने उक्त इस कार्यशाला में उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यशाला में देश भर से आए हुए कई बड़ी संख्या में अन्य लोग भी सम्मिलित हुए। योगी तो योग है करता कराता, अमरता में जीना व मरना सिखाता। योगी तो योग है करता कराता, अमरता में जीना व मरना सिखाता। मिलना बिछुड़ना क्या दीप तमस से, हर पल है सम कैसे रहना बताता। देता है लौकिक, लौकिक मतलब सांसारिक, अलौकिक निमंत्रण संसार से परे। देता है लौकिक अलौकिक निमंत्रण, समझे जो जीवन का सार पा जाता। रहता जहां में, यही रहता है सबके बीच में, रहता जहां में, जहां से भी लगवो, बिरला ही कोई ये जाने है पाता। रहता जहां में, जहां से भी लगवो, बिरला ही कोई ये जाने है पाता। तो योगी की पहचान ऐसी है कि कई बार हम सोचते हैं कि उसने चोला पहन लिया, ड्रेस कोड धारण कर लिया, कुछ कर लिया, स्पेसिफिक, वो वैसे ही रहेगा कि आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। असल योगी डॉक्टर हेडगेवार की आइडेंटिटी 100 साल बाद भी जानी जाती है, बट उनकी ड्रेस कोड, बात करने का तौर तरीका, या उनको आप अलग सेंस में देखें तो महसूस नहीं कर पाएंगे। उनका कार्य 100 साल बाद भी वैसे ही जिंदा है। डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार जी का गुरुजी साधु वेश में सन्यासी होते हुए भी पूरा योग को जीते हुए कार्य को विस्तारित करके चले गए। रज्जू भैया, बाला साहब देवरस, कुप्पहल्ली सीतारमैया सुदर्शन, उसके बाद आज मोहन भागवत जी, मोदी जी, आदित्यनाथ जी, या हमारे बीच में जो भी। तो योग या अध्यात्म का सेंस एक फीलिंग है, एक इटर्नल वाइब्स है, जो उसको पकड़ गया, वो उसको जीता है, किसी से अपेक्षा नहीं करता है, ना उसको कभी उपेक्षा भी महसूस होती है, क्योंकि अपेक्षा ही नहीं की तो उपेक्षा का शिकार भी महसूस नहीं हुआ। इंद्रेश जी से मेरा परिचय लगभग 12 साल पुराना है। मैं उनको देखता था, दूर दूर दराज से समझता था, महसूस करता था। अचानक से उनकी 2 वर्ष पहले तस्वीर देखी, परिचय में अनिता जी का आया कि पंचम धाम करके एक प्रकल्प चलता है, इस प्रकल्प में इंद्रेश जी भाई साहब का सानिध्य मिलता है। तो मेरा पिछले 12-15 सालों से कहीं ना कहीं एक दूरी रही है संघ की उस व्यवस्था से, क्योंकि संघ को जब से, बिल्कुल अनुभूतिक बात मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं, जब से सत्ता में आई है भाजपा, तब से संघ का कार्य प्रभावित हुआ है। आप स्वीकारें ना स्वीकारें, संघ का कार्य प्रभावित हुआ है। संघ की शाखाएं, सरस्वती शिशु मंदिर की परंपरा, हमने सरस्वती शिशु मंदिर सिर्फ इसलिए खोले थे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा
जब से भाजपा या भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। हम सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा में वो पाठ्यक्रम पाते थे जिस पाठ्यक्रम से संस्कार हम लोगों के बीच में डाले जाते थे, मैं उसी का कहीं ना कहीं परिणति हूं। आज जो कुछ भी अंदर से करने की जो फायर आती है, तो कहीं ना कहीं शिशु मंदिर संघ का अनुशासन है, वो वर्तमान में मेरी पीढ़ी के बाद मेरे बच्चों की पीढ़ी के सामने, पिताजी ने अल्फा भाव में जीवन जिया था, तो मेरा एक लक्ष्य हो गया कि मैं अब अल्फा भाव में नहीं जीना है। मैं व्यवसाय की तरफ लग गया, मैंने व्यवसाय की तरफ फोकस किया, लेकिन क्या हो गया, मैं बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से दूर गया। बच्चे भले ही मेरे शिशु मंदिर में पढ़ रहे, पर उनके हाथ में किताब मिली अहमदपुर चीना की चिट्ठी, शिशु मंदिर की किताब में एनसीईआरटी का सिलेबस बताया गया, कहां से चल रही है, दिल्ली से चल रही है। मतलब शिशु मंदिर की मॉनिटरिंग व्यवस्था भी क्या हो चुकी। हम किससे शिकायतें करें साहब? बौखलाया इसलिए क्योंकि जो देश में आए दिन हड्डियों में, फ्रिजों में बच्चियां मिल रही हैं, आए दिन घटनाएं घट रही हैं, डेली हाईलाइट हो रही है, खबर बस चल रही है। सुबह से उठते खबर आती है, हम लोग बंद कर देते, शाम तक सो जाते। हमें यह पता नहीं है साहब कि आने वाले 6 साल बाद मेरी 12 साल की बेटी 18 साल की होगी, उसके पीछे मोबाइल में कौन उसे टारगेट कर रहा है, पता ही नहीं। हम तो क्लिनिक में सुबह से शाम तक बैठ गए, हमने अपना व्यवसाय देखा, समझा, हमको लग रहा है हमारी बच्ची तो बहुत अच्छी है, पर घटना जब घट जाती है उसके बाद हमारे सामने जब वो रिजल्ट आता है, तो ना तो मेरे बहुत करीब में ऑलरेडी घटनाएं घटी, मेरे बहुत करीब मतलब ये समझो बेटी ही बराबर घटनाएं 3 साल पहले घटी। हम उस फेज से बाहर आए, कभी किसी से चर्चा नहीं की इसलिए नहीं की क्योंकि ये विषय ऐसे कि चलो हम बच तो गए, बट वो क्यों हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं कोई टारगेटिंग सोसाइटी में इनर लेयर पर चल रही है, और हम लोग हो हा में कहीं ना कहीं, मैंने वहां तक पहुंचाने की कोशिश की, सभी ने हाथों हाथ लिया। समझ में ये आया कि एक धड़े ने उसको अपनी मार्केटिंग के रूप में यूज किया, और बाद में जैसे ही वो धड़ा सामने आ गया कि गलती तो नहीं की है, जो उसका समाधान करने की कोशिश दे रहे हैं, समाज को हवाला दे रहे हैं कि ये है। जब वो लोग वहां मॉनिटरिंग में बैठे हुए तो उस मुद्दे को क्या किया गया, शांति से तरल के नीचे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक बड़े समाचार पत्र द्वारा सफाई आती कि एनसीईआरटी ने अपना दिया पक्ष रखा, बोले ये मुद्दा तो है ही नहीं क्योंकि हम तो ये सिलेबस 2 साल पहले बंद कर चुके हैं, जबकि वो सिलेबस बंद नहीं हुआ। अब प्रश्न का चिन्ह ये लगा भाई साहब कि जो प्रतिष्ठित अखबार ये सफाई एनसीईआरटी की डाल रहा है, उसने कहीं भी ये व्यवस्था नहीं डाली कि एनसीईआरटी ने कौन सा ऑफिशियल लेटर जाहिर किया। मैंने 3 बार ईमेल लिखे, ईमेल पर मुझे कोई उत्तर नहीं आया। कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन इस देश में क्या है, इस देश में ऑफिशियल कम्युनिकेशन का लेवल क्या है? ऑफिशियल ईमेल इसलिए डाले जाते हैं कि उसका रिप्लाई किया जाए, मेरे पास कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया। एनसीईआरटी ने जो सफाई मीडिया के सामने प्रस्तुत की, उस सफाई का कोई भी ऑफिशियल पत्र कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिला, सिर्फ हवाई अखबारों में खबर चल गई, मुद्दा ठंडे बस्ते में। लोकल के मीडिया को लगता है कि ये बंदा तो चीखने का है, इसकी तो आदत है कि ये तो मीडिया में पॉपुलैरिटी पाना चाहता है। भैया कोई भी है, गोगली पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी के लिए मुद्दा उठाया गया है, तो लोकल का आदमी भी धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, शुभबुगाहट में शांत हो जाता है। समस्या है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं, उस पर मंथन इसलिए जरूरी है। डेमोग्राफी के तहत और एक आप अगर देखें कि बच्चियां हो या बच्चे दो ही अच्छे, उस सिद्धांत पर हम जाकर के सिर्फ सनातन ही सिमट गए हैं। 2 बच्चियां हैं, हमने कहा हमारा काम पूरा हो गया, भाई साहब हमको बच्चे पैदा नहीं करना है, बोले 2 बच्चियां भी बच्चे बराबर है, फिर स्थिति क्या होगी साहब? डेमोग्राफी जहाज का एक अंश है, बिल्कुल उसी का अंश है, डेमोग्राफी जहाज का एक अंश है। हमारे दो सरकार की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा खतरनाक जो हमारे लिए स्लोगन बना वो हुआ है। नहीं, बात की बात है, तो बीच में इंटर नहीं करता, अभी बोलो, कोई रोका बोलिए। हम यहाँ पर समस्या सबके सामने है,
उस पर क्या कॉन्क्रीट समाधान हो सकता है, हम उस पर विचार मंथन के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। आप लोगों के विचार मेरे पास आए, आप लोगों की चीजें हमारे पास आई, हम उस पर प्रैक्टिकली क्या काम कर सकते हैं उस पर चिंतन कर रहे हैं। और आप लोगों की जो रिसर्च, आप लोगों के जो अनुसंधान हैं उनको लेकर के वास्तविकता में यथार्थ रूप से क्या वेशभूषा में इनको देख रहे हैं, ये इनका स्वभाव है। ये अब अपने स्वभाव को अपने बाह्य आभामंडल से भी व्यक्त करना सीख चुके हैं। मुझे वो कला सीखना है, समय लगेगा, आएगा, लेकिन प्रयास जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकाल से हम भाई साहब से जुड़े हैं, हमें हमेशा स्नेह मिला है इनका। आपकी शुरुआत पत्रकारिता जगत में एक कार्टूनिस्ट के रूप में हुई थी। कार्टून बनाते बनाते आप सबसे पहले दैनिक भास्कर पत्रकार समूह से जुड़े, उसके बाद आप ब्यूरो चीफ, सिटी ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर में, उसके बाद पत्रिका में आए। पत्रिका में आने के बाद आपको मन में एक चीज आती थी कि हम जो काम करना चाहते हैं तो किसी संस्थान से जुड़ करके वो काम खोल करके नहीं कर पा रहे। अपनी बात को, अगर हमें किसी के शैडो में काम करना है तो कहीं ना कहीं अपनी बात को पूरी तरीके से दबा करके चलना पड़ेगा, वो बात उसके तरीके से कहनी पड़ेगी। तो आपको लगा जो आपने अपना प्रतिष्ठान यहाँ का हमारे बुंदेलखंड का बेहद चर्चित, परिचित और आम आदमी के नजर में एकदम से चढ़ने वाला डिजिटल न्यूज चैनल, डिजिटल मीडिया के रूप में बुंदेली चैनल चुगली चालू किया। और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर हमारी जो संस्था योग एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हमारे संस्थापक सदस्यों में शामिल है। हमने खत्म कर दिया। हम चार, हमारे दो होना चाहिए जो भी व्यवस्था है, दादा दादी, माता पिता, दो बच्चे। लेकिन दादा दादी को हम लोगों ने इस नारे में पहले ही खत्म कर दिया और कहते हैं जो बातचीत में होने लगती है वो जीवन में फलीभूत भी होती है। निदान प्रोजेक्ट की बात आई है तो उसमें कहीं ना कहीं ये था कि हम तो हमारे दो के नारे से बातें जूझेंगे, पहले अभी हम चार और हमारे दो पे आ जाएंगे तो उससे भी समाधान बहुत सारा निकल आएगा, क्योंकि दादा दादी का पार्ट हम पहले खत्म कर रहे हैं। हमको हमारे दो मतलब चार, सिंगल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली की व्यवस्था को हमने अपने नारे में खत्म कर दिया। निदान प्रोजेक्ट का मतलब यही था कि हम जो बीजारोपण परिवार व्यवस्था से होता था, संयुक्त परिवार व्यवस्था से होता था, घर में कोई गलती बच्चे से होती थी, बुआ, दादी, चाचा या पूरे परिवार की नजर होती थी, पड़ोसियों व्यवस्था थी। स्वरूप बदला, सोसाइटी का व्यवस्था बदली है, तो उस तरीके से अपडेट वर्जन भी लाना पड़ेगा हमें, एडवांस फीचर्स मोबाइल की तरह अपने जीवन में, अपने काम में लाना पड़ेगा। तो सीओ का वो प्रोजेक्ट 7 साल पहले था, 8 साल पहले, तो अगर उस समय हम लोग फलीभूत हो जाते तो लाखों जिंदगियां कोरोना में बचा लेते। जो प्रतिरोधक क्षमता के अभाव में लाखों जिंदगियां चली हैं और जो आज युवा बन के कई युवा अपनी जवानी में चले गए, खत्म हो गए, उनको शायद बचा लेते उस समय। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, एक नागरिक बोध का भाव उनके जीवन में होता, राष्ट्रभक्ति का भाव वो भी था इसमें। लेकिन कहते हैं कि शुरुआत जहाँ से होनी होती है वहां से होती है, प्रकृति ले आती है। और एक उस समय ब्रांड एम्बेसडर भी कोई हम लोगों के पास था नहीं, लेकिन प्रकृति यहाँ लेके आई है कि बुंदेलखंड में ऐसा 27 साल का नौजवान निकला है जिसने पूरे दुनिया को अपना केंद्र बना लिया है। अपनी बात को अपनी शैली से वो है बागेश्वर धाम के निदेशक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। हम लोगों की निकलता है कि यहाँ के प्रति, लोगों के प्रति उनका प्रेम भी है। यहाँ से कोई बात निकलेगी तो वो उनके अभियान का बहुत बड़ा हथियार बनेगी, ये तय है। तो अब ये माने की प्रकृति ने अब आज के लिए वो सभी चीजें बना के रखी है। उसमें बच्चे जैसी फोटो थी लोगों की, कोई देखेगा तो पहचानेगा भी नहीं कि मैं हूँ, रामो है ना। देखने से वो हंसते भी थे, लोग किसी से बात करते थे, बोले कौन सी बात लेके आए, ऐसा मजाक की बात है। लेकिन कहते हैं कोई भी, हम लोग यहाँ जंगलों में बकरियां जाती हैं, वो जो बीज खाती है उसके अवशिष्ट पदार्थ में निकलती है, तो वो बीज के साथ, खाद के साथ जंगल में पेड़ वटवृक्ष का रूप लेते हैं। तो शायद उसकी क्रिया से हम लोग गुजरे हैं, कहीं हम लोग अवशिष्ट बने, अवशिष्ट के बाद जो बीज डला था वो निकल के फिर वो धीरे से उसमें खाद पानी सब कुछ गया और उस रूप में कहीं ना कहीं चीजें आई है निकल के। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों के प्लानिंग में बागेश्वर महाराज हैं कि अगर कोई राष्ट्र हित से, समाज हित से और संस्कृति से जुड़ी व्यवस्था उनको दी जाएगी तो मुझे लगता है वो अंदर जान लगा देगा। इस बात पे पूरे देश को, एक व्यक्ति को, मीडिया को, किसी को भी शक नहीं है, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य बदल चुका।
पर्चे तक, दरबार तक उनका जीवन नहीं रहा। और इसीलिए इस पूरे इवेंट को भी हम लोग चाह रहे हैं कि उस रूप में कैश कर ले। पहले दिन भी बात हुई थी कि इस मंथन से जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो हम उनके साथ शेयर करें और कोई क्रांति, क्योंकि अब चेहरा है हम लोगों के पास, अब स्पिरिट देने का काम करना है। प्रोजेक्ट सजे हैं, सब चीजें हैं, अगर सब लोगों के विचार से कुछ निकल के आता है तो हमें लगता बहुत दूर तक चीज जाएगी। और जो पीढ़ियां खप गई बदलाव के लिए, संस्कृति के लिए, बहुत छोटे रूप में हो जाएगा। और समय भी उसी का है, हर चीज बहुत छोटे रूप में है। जीवन का भी व्यवस्था पूरी यही है। ये शक्तियां पहले हमारे अंदर थी। रावण ने सोचा कालनेमी से बात करना, तो इंटरनेट पे बात करता था, एक कटोरा के पानी में वो कालनेमी से बात करता था। या संजय को लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को दिखाना था तो दिखाया। शक्ति का केंद्र व्यक्ति था, वस्तु नहीं थी, लेकिन ये भी व्यक्ति ने बनाया। ये शक्तियां इसके अंदर व्यक्ति ने डाली, अपनी शक्तियों को निकाल के हम इसके ऊपर आश्रित हो गए। आज भी जो व्यक्ति साधन पे ना जाके साध्य पे जाता है, साधना पे जाता है, तो ये पावर, इंटरनेट का पावर, सैटेलाइट का पावर उसके अंदर होता है। और बागेश्वर धाम संस्कार से, और वो महापुरुष जो अभी कुंभ में देखने मिलेंगे, हिमालय के कंदराओं में बैठे उनका वो पावर है जो हम विज्ञान के रूप में जिसको चमत्कार मानते हैं। तो साधना से हम अपने साध्यों को भी जगा सकते हैं, अपनी शक्तियों को जगा सकते हैं। तो साधन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उस तरीके से अपडेट वर्जन कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी को साधना, योग, अनुष्ठान हिमालय में जाके, जंगल में जाके ये समझ में नहीं आने वाला, और ना वो करने वाले हैं। इस एडवांस फीचर में हम क्या दे सकते हैं उसकी बात है। हम लोग दिवाली हैं आज के समय में मानसिक रूप से, एक मैसेज दिवाली पे चलता है, किसी भी त्योहार पे चलता है, हर मोबाइल पे फॉरवर्ड हो जाता है, पता नहीं चलता किसने बनाया, किसने क्रिएट किया। 4 लाइन को पूरे देश में, विश्व में बिकती है। और जब इतना सब कुछ है तो इसका यूज कैसे करें। हमारी टीम उस चीज को निकालेगी, कौन चीज वायरल हो सकती है त्योहार के समय में। पानी होली पे क्यों बर्बाद हो रहा, दिवाली क्यों नहीं मनाई जाए, पटाखे क्यों नहीं फोड़े जाए, प्रदूषण। तो ऐसे चीज जो वायरल होने के लिए बैठी है, हमें निकालना है। तो वो चीज हम अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, जो जिस मंथन पे हम लोग जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, उस माध्यम से निकाल के देने वाले हैं। हमें पता हम चिल्लाते रहेंगे, रावण चिल्लाएंगे, आप लोग चिल्लाएंगे, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सुनेगा। लेकिन वो चीज अगर हम बागेश्वर महाराज को देखकर उनके मुंह से निकाल देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए जैसे हम लोग काम करने के प्रयास में काम कर रहे हैं, और आप सब लोगों का मोटिवेशन मिला केवल, तो हमें लगता है कर ले जाएंगे। जैसे कि नहीं करना चाहते हैं, और आने वाली पीढ़ियों को कैसे हम अच्छे संस्कार और शिक्षा दे सकते हैं, उस पर हमारी बात हुई है। और उसमें सिर्फ बात नहीं करनी है, हमें काम करना है, समाज के बीच जाके, ग्राउंड लेवल पे, और उसको आगे कैसे बढ़ाना है वो नीरज जी और राघव जी तय करें, और मैं उनके साथ हूँ। बस समस्त खजुराहो वासियों का और यहाँ मौजूद उनके प्रतिनिधियों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे कंप्लीट ग्रुप की तरफ से वाकई मतलब एक शब्द सुना था, सिर्फ खजुराहो नाम की कोई जगह है, और कुछ अखबारों में, मैगजीनों में कुछ चित्र देखते थे, एक संशय सा था, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। पर यहाँ की जो ऊर्जा है, यहाँ का जो वातावरण है, कण कण में पॉजिटिविटी है, वो यहाँ के महसूस हुई। जिन मंदिरों को लोग पता नहीं किस किस तरह से सोचते हैं, उन मंदिरों में तो सब कुछ है, अध्यात्म का केंद्र वही है। मुझे तो ये लगता है कि धरती पे अगर कोई दूसरा केदार अगर बोला जा सकता है तो यही है। आज हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने क्या किया। इस हिसाब से ये आज का जो चिंतन था अभी तक का, अकल्पनीय, सुंदर और सुख चिंतन था। एक अच्छी पहल की चिंतन था, एक अच्छे काम करने की चिंतन था। चिंतन होते रहेंगे, आज भी हो रहा है, कल भी हुआ था, आज भी होते रहेंगे। लेकिन उस चिंतन के साथ जो हमने अपने दिल के अंदर महसूस करा है और हमने सोचा है कि वो काम करने चाहिए, अब वक्त काम करने का आ गया है, तो मैं नीरज भाई से, राघव भाई से, सुधाकर भाई से, बाकी सब मित्रों को प्रार्थना करूँगा कि जितना भी हमने चिंतन करा है उसको दोबारा रिपीट करते जाने से कोई फायदा नहीं है। उस चिंतन का निचोड़ अपने एक छोटे से नोट में बना के हम सबको सर्कुलेट करें, और वो नोट निचोड़ इतना है कि हमें सावधान रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें अपने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखनी है, हमें ही अपने आए हुए घर के अंदर दुश्मन का ख्याल रखना है,
और उसको हमारे को बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होना, लेकिन साथ में उसको इतना भी महसूस होना चाहिए कि हम तैयार हैं, हम चौकन्ने हैं। अपने बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है, अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी है। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे, हर तरीके से अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और उसको अपने स्वस्थ रखेंगे, उनको समझदारी समझा पाएंगे। हमारी जो प्रक्रिया है, जिससे हम गुजर रहे हैं, जो चिंतन हम कर रहे हैं, जिस डर हमारे अंदर है, वो धीरे धीरे अपने आप को समझ जाएगा। एक दिन का काम नहीं है, कुछ टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। बीज बनने का पौधा बनने में क्या लगता है, हम सबके सब मिलकर उस बीज को लगाने की कोशिश करें। यही मेरा ऐसा प्रार्थना है और यही इसका चिंतन का आखिरी निचोड़ है कि ये बीज हमें लगाना है और हमें आगे इसको बढ़ाना है। कॉफी भी आ रही है अभी तो खाली बात कहना मैं सुधाकर जी का परिचय बाद में करा था। सुधाकर जी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी और अशोक सिंह जी भाई साहब का विशेष स्नेह आपके ऊपर रहा। आज वर्तमान में आप बिहार के महामहिम राज्यपाल जी के व्यक्तिगत निजी सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सुधाकर जी, हालांकि अध्यक्षीय भाषण और उसके समापन की बात बोलना वैसे तो उद्दंडता होती है, परंतु फिर भी मेरे मन में जो भाव थे मैंने कहा 2 मिनट के लिए शेयर करते हैं जब तक कॉफी आ रही है। जो ये कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई, इसकी शुरुआत पंचम धाम यात्रा से हुई थी, परंतु दोबारा से किस तरीके से मिले, किस तरीके से समाज में जो है हम लोग अपने विचारों को लेकर के चलें और जो विषय शिक्षा का लेकर के, शिक्षा में आई कुरीतियों को लेकर के जो है राघव जी ने उठाया, तो सच में समाज में एक कोड़ की तरह से इस समय घुसा हुआ है। उसके लिए जो 2 दिन की हम लोगों ने यहाँ पे किया तो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही होता। लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी राघव भाई ने जिस तरीके से हम लोग का यहाँ स्वागत किया, राघव जी की पूरी टीम को मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सब लोग उसका बोलना चाहिए। देखो, जो कोई भी संगोष्ठी होती है, छोटी या बड़ी, वो विचार पैदा करती है और ये जो संगोष्ठी हुई इसने एक विचार पैदा करा है। मैं जानता हूँ, मेरे पत्रकार साथी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, कवर करते रहते हैं लोग। विचार भी उत्पन्न हो जाते हैं लेकिन वो मर जाते हैं अपने आप। जिस तरीके से हमने कह दिया द एंड, समापन, मुझे लगता है इस तरह की संगोष्ठियों का कोई समापन नहीं होता है, वो यथावत होती है। उसके साथ एक शब्द जुड़ता है यथावत, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। अब जब विचार जब निकलते हैं तो अभी साथी ने हमारे भाई, क्या नाम आपका, राजकुमार जी ने एक बात मुझे बाहर कही, मैं तभी से सोच रहा हूं कि समाज में हो क्या रहा है। सरकार ने कह दिया कि गाय की खरीद फरोख्त अब नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने उनको एक शब्द दे दिया, लावारिस, आवारा पशु। उन आवारा पशुओं के साथ में क्या कुछ हो रहा है, कभी किसी ने मंथन करा है? जब रात में जब अंधेरा होता है तो कुछ घात लगाए लोग बैठे होते हैं, उस आवारा पशु को ले जाके घर में काटते हैं खुल्लम खुल्ला, और वो कौन कौन लोग होते हैं मैं बताने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार ने खरीद फरोख्त वगैरह पे उस पर रोक लगाई है तो उनके संरक्षण के लिए भी कुछ ऐसा किया जाना चाहिए। कोई हमारी गाय माता बाहर पशु रात में ना दिखाई दे। बेसहारा, आवारा नहीं, बेसहारा, आवारा भी होती है, बेसहारा है तो बेसहारा। तो इन चीजों पे भी हम लोगों को मंथन करना चाहिए। अब यहाँ कई सारी चीजें निकल के आई, जिस तरीके से कहा कि लव जिहाद, और उस दिन भी जब मैंने बोला था लव जिहाद चीजें कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं और कौन कर रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है, पानी की तरह साफ है, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। मैं अपने सब्जेक्ट में, मेरा क्षेत्र पत्रकारिता है, हम जब कोई चीज ले जाते हैं उसका मंथन करते हैं। खबर लिखने से पहले 10 बार सोचते हैं कि ये खबर तो हम छाप देंगे, इसको पढ़ने के बाद इसका कोई इम्प्लीमेंट करेगा क्या, इस पर कोई विचार करेगा? कोई विचार नहीं करता है। हमने कहा लव जिहाद हो रहा है, कल मैंने कहा मैं सरकार की जो बाल कल्याण की समिति है निप्सिट, उसमें सदस्य हूँ। मैं सरकार के सामने कहता हूँ, मंत्री के साथ में कहता हूँ, बाल कल्याण की जो चीज़ें होती हैं उसको कम से कम सही से लागू करो। लागू करने की नौबत ही ना आए। आप देखो इस बच्चे की मनोभाव देखो, बच्चे की समस्या क्या है, पहले उसकी समस्या को पकड़ो। समस्या पकड़ते नहीं हो, बजट आ रहा उसमें सब चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। और रही बात अंत में, मैं तो इसलिए खड़ा हो गया था, हमारे साथी हैं तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और समापन पे मैं एक चीज़ बस कहना चाह रहा था, जो आज की इस भूमि पे और जो यात्रा में हम लोगों ने सीखा है,
खजुराहो से इतना मोहब्बत, इतना प्रेम हो गया है। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूँगा, कसम कैसी भी हो तोड़कर आता रहूँगा। भले ही शोहरत, दूसरी लाइन है, भले ही शोहरत की ऊंचाइयाँ छू लूँ मैं, बुलाकर देख लेना ऐ राघव, दौड़कर आता रहूँगा। करके 24 नवंबर तक एक कार्यक्रम था सनातन विचार गोष्ठी। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के चुनिंदा जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो एक विषय के विशेष पर एकत्रित हुए थे। हमारे पाठ्यक्रमों में जो बच्चों को कहीं ना कहीं धर्म विमुख करने की कोशिशें की जा रही हैं एक साजिश के अंतर्गत, तो उसके ऊपर मंथन कि आखिर हम अपने बच्चों को, आने वाली संतति को, सनातन संतति को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे हम उस प्रकार के कंटेंट से उनको दूर करें जो उनको धर्म विमुख कर रहे हैं और सनातन धर्म का जो भविष्य है वो खतरे में है। उसको लेकर के हम लोगों की एक विचार गोष्ठी थी जिसमें देश की महनीय विभूतियाँ शामिल हुई। तो इसमें पाठ्य पुस्तक को लेकर के जो आपने मंथन किया है, तो क्या इस बात को आप आगे तक पहुंचाएंगे कि जिससे कि इसके समस्या का समाधान भी हो सके कुछ? बिल्कुल, चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि देश में बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जहां पर अभी हमारी बात भी लोगों के कानों तक पहुंचने के बाद भी कई बार क्या होता है, गलत अफवाहों के द्वारा या उसको गलत तरीके से दबा दिया जाता है, बात को पूरे तरीके से सलीके से पहुंचाया नहीं जाता। तो इतनी कठिन चुनौतियां हैं जिनके ऊपर अगर हमको सलीके से निकलना है तो बहुत अभी स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं, उस पर मंथन हमारा जारी रहेगा। जी भाई साहब, आज आपने भी अपने विचार रखे, क्या विचार? क्या है कि अब केवल उपदेश नहीं, कर्म रूप साधना। उपदेश से बात नहीं होगी, भाषणबाजी संगोष्ठी से बात नहीं होगी, काम करना पड़ेगा ज़मीन पर उतर के। बस संगोष्ठी में जिन लोगों को बुलाया गया था वो अपनी अपनी फील्ड में ज़मीनी क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं, उनके अनुभव लेके, और प्रयास है कि बुंदेलखंड खासकर खजुराहो जो है इंटरनेशनल प्लेस है, यहाँ से कोई बात निकलेगी। खासकर हम भाग्य सुधाम के पीठाधीश जैसे संत भी जो हिंदुत्व को, सनातन को लेके पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर कोई मंथन ऐसी संगोष्ठियों से निकल के आता है और कार्य रूप में परिणत की बात आती है तो अनुकूल अब स्थितियाँ हैं, अनुकूल माहौल है, और इस माहौल को पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए, संस्कृति के लिए कैसे उपयोग किया जाए, बस इस पे चिंतन हो। इसी पे अब काम करने की शुरुआत यहाँ से हुई है। NCERT जो मामला था, अभी लव जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा और उसमें आगे क्या होगा? NCERT का जो मुद्दा था उसको हम लोग देश में चिंतन और उस पर मंथन जारी है। बहुत सी शख्सियतें जो देश में काम कर रही हैं उन्होंने उस पर प्रयास करना शुरू कर दिया। ऑलरेडी उस पर चिंतन मंथन के साथ साथ काम भी हो रहा है। आने वाले सिलेबस में हो सकता है वो पाठ्यक्रम हमको देखने को ना मिले वर्तमान में, लेकिन जिस प्रकार से एक साजिश के अंतर्गत कुछ न्यूज पत्रों में डाला गया कि NCERT के द्वारा एक बयान दिया गया कि ये तो बेबुनियाद मुद्दा है, लेकिन जब उसकी पड़ताल करी गई तो वो मुद्दा जायज़ था। लेकिन चूंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको सामने ला पाना अभी भी सरकार के लिए भी चुनौती का विषय है, उस पर चिंतन चल रहा है और वो सिलेबस से आगामी सिलेबस से हटेगा भी और नए पाठ्यक्रम को समुचित तरीके से निकाल करके डाला जाएगा उसमें।